हाइगेंस का सिद्धांत, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, हाइगेंस का सिद्धांत, और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और कोई भाई बंधु? हमने इसमें बताया था कि जो तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट मैंने बताया था, पॉइंट वाइज मैंने बताया था, एग्जैक्टली नहीं बताया था, लेकिन पॉइंट वाइज मैंने थोड़ा बहुत बताया था। तो डाल दो, इस सिद्धांतानुसार, हेडिंग डाला होगा ना, इसमें लिखो इस सिद्धांतानुसार, इस सिद्धांतानुसार मतलब इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांतानुसार प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में काल्पनिक माध्यम ईथर में संचरित होता है, काल्पनिक माध्यम ईथर में संचरित होता है। काल्पनिक माध्यम ईथर में संचित होता है। अब क्योंकि ईथर जो होता है बेटा, यहाँ पर इसका घनत्व क्या लिया गया है, सबसे कम लिया गया है, और चाल सबसे अधिक लिया गया है। लिखो, ईथर की प्रत्यास्थता अधिक व घनत्व कम होने के कारण, ईथर की प्रत्यास्थता सबसे अधिक व घनत्व कम होने के कारण, ईथर की प्रत्यास्थता सबसे अधिक व घनत्व कम होने के कारण ईथर की प्रत्यास्थता सबसे अधिक व घनत्व कम होने के कारण इस माध्यम तरंग की चाल अधिकतम होती है, इस माध्यम तरंग की चाल अधिकतम होती है, इस माध्यम तरंग की चाल अधिकतम होती है। इस माध्यम में तरंग की चाल अधिकतम होती है तथा प्रकाश तरंगाग्र व द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में चलता है, प्रकाश तरंगाग्र व द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में चलता है। प्रकाश तरंगाग्र, अभी तरंगाग्री नहीं लिख पा रहे होगे, हाँ तो लिखो, बाद में समझाया जाएगा। ये सारे पॉइंट जो अभी तुम्हारे सामने आ रहे हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा, पहले डेफिनेशन तो लिखो, पहले कंप्लीटली डेफिनेशन पूरा लिखो, तब डिस्कस किया जाएगा ना। लिखो, प्रकाश तरंगाग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में चलता है, एवं द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में चलता है। किसी एक माध्यम प्रकाश का वेग नियतांक होता है, लेकिन माध्यम में परिवर्तित होते ही प्रकाश का वेग भी बदल जाता है, लेकिन माध्यम में परिवर्तित होते ही प्रकाश का वेग बदल जाता है। प्रकाश का वेग बदल जाता है। ये तथ्य सभी प्रकार के तरंगों के लिए लागू होता है। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइगेंस के तरंगिका का सिद्धांत, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उनके तरंग के रूप में। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पे तरंगे कैसी होती हैं। तो हाइगेंस ने ये बताया कि उनकी तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। और वो जब ईथर नामक काल्पनिक हमारा माध्यम होता है ईथर, ठीक है, उसमें प्रवेश करती हैं, तो ईथर जो होता है वो क्या होता है, तो ईथर के बारे में इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। इन्होंने बताया जो ईथर होता है उसकी प्रत्यास्थता बहुत ही अधिक होती है। अधिक होती है, कम होती है, अधिक होती है। अभी जस्ट लिखवाया मैंने, ठीक है, समझिए। अब मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं प्रत्यास्थता क्या होता है। प्रत्यास्थता क्या होता है, तो ये किसी पदार्थ का वो गुण है जो अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आए।
जैसे मान लीजिए किसी हमने पेन को थोड़ा सा झुकाया, झुकाने के बाद जब छोड़ा, ज्यादा नहीं, एक टाइम ऐसा है कि ज्यादा झुका दो भाई वापस नहीं आएगा। अगर हल्का झुकाया तो फिर से वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाए, मूल अवस्था में चला जाए। तो इस यानी कि इस गुण को हम बोलते हैं प्रत्यास्था। पदार्थ के इस गुण को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था। और सबसे ज्यादा प्रत्यास्था होता है लड़कियों के अंदर, वीराने का। तुरंत जाके सर्दनी अपनी जगह पे आना नहीं आना, तो ये सबसे अधिक प्रत्यास्था का प्रभाव होता है। मतलब, और मैं सोच रहा हूं अगर थोड़ी देर के लिए इनके प्रत्यास्था गायब हो जाए तो क्या होगा? अगर थोड़ी देर के लिए प्रत्यास्था चला जाए तो क्या होगा? तो यानी ये यहां जाएगा तो यहीं स्थिर रह जाएगा, ठीक है ना? सही है ना? तो ये प्रत्यास्था गुण होता है, ठीक है। प्रत्यास्था थोड़ा बहुत समझ में आया। अब बात करते हैं घनत्व। इनका घनत्व बहुत कम होता है, इनका घनत्व बहुत कम होता है। घनत्व बहुत कम होता है बेटा, कम मतलब बहुत ही कम, मतलब लगभग ना के बराबर मान सकते हो। तो घनत्व कम होने का मतलब सेंस बताइए। तो जैसे हमने कोई यूनिट वॉल्यूम का, कोई भी यूनिट वॉल्यूम का पात्र ले लिया, तो घनत्व चेक करने, हम इसमें घनत्व नहीं चेक करने वाले हैं, हमें जनरल की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कोई दो पदार्थ ले लिए, हमें पता करना है किसका घनत्व ज्यादा है, किसका घनत्व कम है। तो घनत्व चेक करने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल तरीका ये हो सकता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम ये कह पा रहे हैं कि एक यूनिट में आपका जितना द्रव्यमान आता है उसको उतना ही घनत्व बोला जाता है। भाई एक यूनिट वॉल्यूम का अगर कोई पात्र ले लेते हैं, उसमें जितना अधिक द्रव्यमान आएगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, और जितना कम द्रव्यमान आएगा उसका उतना ही कम घनत्व होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी जब हमारा घनत्व बहुत कम है, मतलब उसका द्रव्यमान लगभग ना के बराबर है, मतलब ऐसा बोल सकते हो भारहीन तो चलेगा, जिसका लगभग कोई भार ही ना हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कोई गलत नहीं होगा, है ना। तो घनत्व उसका कम होने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर। बात समझे नहीं समझे? घनत्व तो कम होता है, प्रत्यास्था बहुत ही अधिक होती है। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें, जिसमें ऐसा गुण पाया जाए, तो उसमें प्रकाश का वेग क्या होता है? बहुत ही अधिक पाया जाता है। प्रकाश का वेग बहुत ही अधिक पाया जाता है। तो प्रकाश का वेग बहुत अधिक पाया जाता है। अब इस पॉइंट को डिस्कस करिए अच्छे से। हमने क्या बताया? तो हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश होता है वो किस रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। और कौन से तरंग होते हैं यहाँ पर? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे की ओर बढ़ता है जब वो ईथर में प्रवेश करता है। अब क्योंकि ईथर में प्रवेश कर रहा है तो ये काल्पनिक ईथर होता है, यानी काल्पनिक माध्यम है। ईथर क्या होता है? काल्पनिक माध्यम है जिसमें प्रकाश क्या करता है? प्रवेश करता है। जब प्रकाश इसमें प्रवेश करता है तो ईथर जो होता है उसकी प्रत्यास्था बहुत ही अधिक होती है, घनत्व बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से प्रकाश का वेग बहुत ही अधिक होता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो, क्लियर हो रहा है? तो जब प्रकाश आगे की ओर संचित होगा, वो किस रूप में संचित होगा? तो वो तरंगाग्र के रूप में संचित होगा। किस रूप में? तरंगाग्र, या फिर द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में संचित होगा। ये द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती हैं और ये तरंगाग्र क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के बाद जस्ट हाइगेंस का सिद्धांत के बाद तरंगाग्र और हाइगेंस के यानी कि द्वितीय तरंगिकाओं के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। तो फिलहाल के लिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो यहाँ पर जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब ये क्या होता है कि एक माध्यम, इन्होंने बताया था कि जब अगर एक माध्यम है तो एक माध्यम के लिए प्रकाश जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब प्रकाश की जो चाल होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, मतलब फिक्स होगी। अगर वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही चलेगा। भवानी कहाँ हो? क्लास में रहो बेटा, समझ आ रहा ना? हाँ, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही चलेगा। कहानी क्लियर ही नहीं हो रही है? ठीक है। लेकिन अगर माध्यम बदल दिया जाए, अगर माध्यम बदल दिया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रकाश की चाल भी प्रभावित हो रही है, ठीक है। प्रकाश चाल भी क्या हो रही है? प्रभावित। मतलब हुआ जैसे माध्यम बदलोगे तो डिपेंड करेगा उसका घनत्व कैसा है, और जैसा घनत्व होगा वैसा उसका अपवर्तनांक निर्भर करेगा, और जैसा अपवर्तनांक होगा वैसे प्रकाश चाल कम ज्यादा होगी। ज्यादा तो होगी नहीं क्योंकि निर्वात में सर्वाधिक होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जाहिर सी बात माध्यम बदलने से उसका प्रकाश का वेग कम ही पड़ेगा, ज्यादा नहीं होगा।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये पॉइंट मैंने लगाया था, और ये सभी प्रकार के तरंगों को लिए हमारा लागू होगा नियम। ये सभी प्रकार के तरंगों के लिए, मतलब जो अनुदैर्ध्य तरंग होगी उनके सभी प्रकार के तरंगों के लिए नियम लागू होगा। बताओ, यही पॉइंट मैंने आपको अभी लिखवाया है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आगे अच्छे से एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हो मैंने क्या लिख बताया। हाइगेंस के अनुसार जो यहाँ पे प्रकाश होता है किस रूप में चलता है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है। जैसे वो काल्पनिक ईथर में प्रवेश करता है, जो कि ईथर कैसा होता है? प्रत्यास्थता बहुत ही कम और घनत्व बहुत ही प्रत्यास्थता बहुत ही अधिक और घनत्व बहुत ही कम होता है। तो प्रकाश चाल बहुत ही क्या होगी? अधिक होगी। और क्या बताया मैंने? हाँ, प्रकाश की चाल क्या? प्रकाश जो है तरंगाग्र या द्वितीय तरंगाओं के रूप में चलता है। प्रकाश जो है तरंगाग्र व द्वितीय तरंगाओं के रूप में चलता है। और क्या बताया? किसी एक माध्यम के लिए उसका वेग कांस्टेंट होता है, यानी कि उसका वेग का मान बदलेगा नहीं। जब एक माध्यम में रहोगे उसका प्रकाश का वेग एक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम माध्यम बदल लेते हैं वैसे प्रकाश की चाल भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। ये बताएगा। कम समझ में आया? कम समझ में आया? बताओ, एक बार फिर से डिस्कस कर ले। हाइगेंस ने क्या बताया था? तो हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में आगे की ओर संचित होता है, ठीक है। जब वो काल्पनिक माध्यम ईथर में प्रवेश करता है, काल्पनिक ईथर कैसा होता है? प्रत्यास्थता बहुत ही अधिक होती है और घनत्व बहुत ही कम होता है, तो प्रकाश का वेग बहुत ही अधिक होता है। तो जो प्रकाश होता है वो किस रूप में आगे संचित करता है? तो प्रकाश तरंगाग्र एवं द्वितीय तरंगाओं के रूप में आगे की ओर संचित होता है। बात समझ में आ गया? एक ही माध्यम के लिए प्रकाश का वेग क्या होता है? नियत होता है। नियत होने मतलब हुआ बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ गया? और जैसे ही माध्यम का मान बदल देते हैं वैसे प्रकाश का वेग का मान भी क्या हो जाता है? बदल जाता है, ठीक है। यही आपका हाइगेंस का सिद्धांत कहलाता है। बताओ समझ में आया? चलो बताओ फिर सब लोग सब बताओ, साथ में बताओ। हाँ, अलग अलग माध्यमों के लिए प्रकाश की चाल भी अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में आगे की ओर संचित होता है जब ये ईथर नामक काल्पनिक माध्यम ईथर में प्रवेश करता है, जिसकी प्रत्यास्थता बहुत ही अधिक और घनत्व बहुत ही कम होता है, तो प्रकाश चाल बहुत ही अधिक होती है। ये बताते हैं, ठीक है। प्रकाश तरंगाग्र एवं द्वितीय तरंगाओं के रूप में आगे की ओर संचित होता है। ये पॉइंट भी मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लो। और जैसे हम माध्यम अलग अलग करते हैं तो प्रकाश के चाल भी क्या होती है? अलग अलग होती है। एक ही माध्यम के लिए प्रकाश चाल भी क्या होती है? फिक्स होती है ना? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका हाइगेंस का तरंगाओं का सिद्धांत। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा। अगला पॉइंट आता है तरंगाग्र, क्योंकि ये तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि तरंगाग्र क्या होता है हमारा, तो उसको डाल दो। तरंगाग्र, ठीक है। इसमें पहले लिख लो, फिर हम तुम्हें समझा देते हैं अच्छे से, है ना। पहले इसको लिख लो, फिर हम तुम्हें समझा देते हैं करना क्या होता है, क्योंकि लिखने की टेंशन दूर हो जाती है ना, तो फिर आप लोग आराम से सुनते हो, नहीं फिर साथ में लिखने वाला काम भी करें। कुछ बच्चे तो होते हैं मैं उधर बोल रहा हूँ तो मेरी तरफ देखते रहते हो, इधर पेन चलता रहता है, तो ऐसा ना हो, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। उसके लिए पहले लिख लो, उसके बाद हम तुम्हें समझाते हैं। माध्यम में ऐसे सभी कण, देखो माध्यम में ऐसे सभी कण, माध्यम में ऐसे सभी कण जो किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे, जो किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे, जो किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो इनका बिंदुपथ लिखो। इनका बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। इनका बिंदुपथ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। इनका बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है।
तरंगाग्र का आकार स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। तरंगाग्र का आकार स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या डेफिनेशन मैंने तुम्हें लिखवाया? अरे वो हम बता देंगे, पहले क्या डेफिनेशन मैंने लिखवाया बताओ। अब देखो, जब माध्यम एक रहेगा तो कोई प्रकाश आएगा तो उसका तरंगाग्र में लगभग एक ही प्राप्त होगा, है ना, उस समय, है ना, एक तरंगाग्र के लिए, प्रकाश किरण के लिए। तो देखो ध्यान से, जब हमारा प्रकाश आया, ठीक है, तो माध्यम के कण क्या करने लगेंगे? कंपन करने लगेंगे। तो कंपन करते हैं, और कंपन करने की कला भी कैसी होनी चाहिए? समान कला में कंपन होनी चाहिए। और जब ये कंपन करते हैं बेटा, ये समय हमेशा जो तरंगाग्र होते हैं वो आगे की ओर संचित होते हैं। किधर? आगे की ओर संचित होते हैं, कभी पीछे की ओर नहीं जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? सदैव आगे की ओर संचित होते हैं। ठीक है, तो जब ये कंपन करते हैं तो इनके बिंदु का बिंदुपथ, जैसे मान लो कोई कण कंपन कर रहा है तो बिंदु, जैसे मान लो ये हमारा बिंदु ऐसे हैं, ठीक है, यहां तक के कण सारे कंपन कर रहे हैं गोली। जैसे मान लीजिए आपने पानी में एक पत्थर फेंका, पानी में एक आपने पत्थर फेंका, तो वहां पर एक वेव बन जाती है। आपने देखो वहां पर एक क्या बनती है? वेव बन जाती है। देखो तरंगे बनती हैं, गोली गोली है। होता क्या एक्चुअली में, तरंगे तुम्हें कैसे नजर आ रही हैं? तो वहां से रिलेटेड जितने भी कण होते हैं, जब आपने फेंका, जैसे मान लो ये हमारा तालाब है, ये मान लो हमारा तालाब है, और ये हमारा पूरा तालाब है। तालाब हमारा चौकोर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने कण यहाँ फेंका, जब आपने फेंका तो यहाँ विक्षोभ उत्पन्न हुआ। विक्षोभ उत्पन्न होने लगा, हलचल होने लगी पानी में, एक अलग से एनर्जी आपने दे दिया। ठीक है, जब एनर्जी आपने दिया तो इसमें इनके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो यहाँ के जो कण हैं उछलने लगे। तो लेकिन आपको कैसे नजर आ रहे हैं? वो आपको एक वृत्त टाइप में नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वृत्त नहीं हो रहा है। वहां पे सभी उनके माध्यम के सभी कण क्या हो रहे हैं? ऊपर की ओर आए हैं। जब वो एक साथ ऊपर की ओर आए तो उनमें एक पथ बना, एक क्या बना? पथ बना, जिसको बना देते हैं बिंदु पथ। वो आपका कैसा नजर आ रहा है? गोली नजर आ रहा है, वृत्ताकार नजर आ रहा है। बस समझे नहीं समझे? ये देखो ऐसा वृत्ताकार नजर आ रहा है, ठीक है। और ये आपको ऐसे आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं, कहीं ऐसे नीचे की ओर जाते हैं, कहीं ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, कहीं नीचे की ओर, कहीं ऊपर की ओर जाते नजर आते हैं। और ये कभी ऐसा नहीं है कि अंदर, जहां आपने मारा ये अंदर ऐसे आ रहे हो ना, आपको हमेशा ये जितने भी वृत्त होंगे ये सब बाहर की ओर जाते हुए नजर आएंगे। कभी देखा कि नहीं देखा? अब कहो तालाब किनारे कभी बैठे ही ना हो, अब तो सर का तो हमें गम ही नहीं मिला। अब ऐसा एक्चुअली में कभी होता है ना कि मान लो आप नदी किनारे बैठे हो, अक्सर मान लो आपका घर कहाँ हो, नदिया किनारे, गंगा किनारे, ऐसे जगह घर हो, है ना, तो आप ऐसे तो घूमोगे नहीं जाओगे आप, क्योंकि आपके लिए वो नदी, वो गंगा आपके लिए एक मात्र तालाब के जैसा ही है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब आप घर से मारे जाओगे, कूट दिए जाओगे दबाकर तो भी जाओगे नदी किनारे बैठोगे या गंगा किनारे बैठोगे, बढ़िया पानी में पैर हिलाओगे और उठाओगे वहां से ईंटें पत्थर, सारा गुस्सा भड़ाभड़ करके टप टप करके आप उसमें उतारोगे। मैं ऐसा मानता हूँ थोड़ी देर के लिए शांति पूर्वक अगर कभी जाओ और मन को शांत करना हो ऐसा कुछ, है ना, तो आप अगर नदी किनारे बैठो, है ना, आराम से बढ़िया मस्त, आपके दोनों पैर उसमें हो मस्त, अगर उधर तब आप ऐसे कुछ खिलवाड़ करो तो आपको आनंद मिलेगा। लेकिन वहाँ आनंद नहीं लेने गए हो तुम, वहाँ गुस्सा उतारने गए, तो वहाँ से विक्षोभ तुम्हें कहाँ समझ में आए कि कहाँ कौन सर्कुलर फॉर्म में उठ रहा है, कहाँ पे क्या उठ रहा है ना। लेकिन अगर आप सर्कुलर फॉर्म में देखना चाहते हो तो एक पत्थर आप उठाओ, एक प्यार से ऐसे मारो। अब ये नहीं कि पूरे 10-15 पूरा एक बाल्टी उठा के मारेंगे, अब पूरा यहाँ हलचली मचाएंगे, ऐसा नहीं। अगर आप एक पत्थर छोटा तो उठा के मारोगे तो आपको यहाँ पर वेव नजर आएंगे बेटा, ठीक है, यहाँ पर आपको सर्कुलर वेव नजर आएंगे और ये आपको तालाब के किनारे तक जाते हुए नजर आएंगे। समझे नहीं समझे? ये तालाब, नदी, जो भी गंगा तुम्हारी है वहां तक देखोगे तो एकदम किनारे तक तुम्हें जाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर हम इन वेव को बोलते हैं तरंगाग्र। क्या बोल रहे हैं? तरंगाग्र। यही है बेटा इनके बिंदुओं का बिंदुपथ। तो ये जो वृत्त होता है वो भी बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। आपने डेफिनेशन पढ़ा नहीं? बिंदुपथ, अधिकतर हर उसमें बिंदुपथ लगाया गया था। तो यही तो होता है, सभी बिंदुओं का कलेक्शन लिया जाता है, सभी बिंदुओं का एक पथ देखा जाता है, वो पथ को बोलते हैं बिंदु पथ। सिंपल है यार, ये कोई पूछने वाली बात थी। तो ये समझ में आ रहा है ना, तरंगाग्र डेफिनेशन समझ में आ रही ना। जब हमने किसी भी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न किया तो उनके माध्यम के सभी कण क्या करने लगे? कंपन करने लगे, समान कला में कंपन करने लगे। तो उनका जो उन सभी
उन सभी यानी कि उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ हम देखेंगे, वो कहलाएगा तरंगाग्र। क्या कहलाएगा? तरंगाग्र। बताओ समझ में आया? क्या भी नहीं आया? आ गया अच्छे से? तो एक बार अपनी डेफिनेशन को देखिए और बताइए कि क्या क्लियर हो रहा है। पढ़ के देखो पूरा अच्छे से। समझ आ रहा है? तो याद रखो, नोट पॉइंट में ये सारे पॉइंट आएंगे हमारे पॉइंट नोट पॉइंट में। पहला कि अगर हमारा जो तरंगाग्र है, एक तरंगाग्र जो है, ठीक है, प्रकाश किरण के लिए, यानी जो एक प्रकाश किरण है, एक प्रकाश किरण के लिए उसका तरंगाग्र एक ही होता है, भिन्न भिन्न नहीं होता है। तो एक तरंगाग्र एक प्रकाश किरण के लिए होता है, समान होता है, ऐसा बोल सकते हो। एक तरंगाग्र एक प्रकाश किरण के लिए सामान्य होता है, लिख लेना, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? तो ये पॉइंट पहला हो गया। दूसरा, जब ये इनमें विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो हमें तरंगाग्र उत्पन्न होता है, हमने बताया, ठीक है? तो जो तरंगाग्र होता है सदैव आगे की ओर संचित होता है, ना कि पीछे की ओर। तो ये सदैव आगे की ओर संचित होता है। तो नोट पॉइंट नंबर 1 लिखो, और जो भी नोट पॉइंट बताएं उसको लिख लो ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है? फिर हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब लिखवाएंगे। तो नोट पॉइंट 1 लिखो कि एक तरंगाग्र हमेशा प्रकाश किरण के लिए सामान्य होता है। एक तरंगाग्र हमेशा प्रकाश किरण के लिए समान होता है, समान होता है। एक तरंगाग्र पीछे की ओर नहीं फैलता है, यानी पीछे को संचित नहीं होता है। एक तरंगाग्र पीछे की दिशा में संचित नहीं होता है। एक तरंगाग्र पीछे की दिशा में संचित नहीं होता है। अब तुम ये एक पॉइंट और सोचो, जो हमारा विक्षोभ है वो किस पर डिपेंड करेगा? जैसे मान लो एक छोटी सी गोली हम मारे पानी में, फिर एक छोटा सा पत्थर मारे पानी में, और फिर एक इतना बड़ा पत्थर उठा के मारे पानी में। अब बताओ किसमें विक्षोभ कैसे निर्भर करेगा? क्या मैं इतनी छोटी सी गोली मारूंगा, जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और जो मैंने इतना बड़ा पत्थर फेंक के मारा उसमें जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ, क्या वो विक्षोभ समान होगा? विक्षोभ मतलब हलचल, है ना? जो हमने मारा तो पानी का भूमर के हलचल देता ना, उत्पन्न करता है, वो क्या समान रहेगा क्या सभी के लिए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आकार पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो देखो ये पॉइंट मैंने बताया था कि तरंगाग्र, देखो लिखवाया था, ये लिखने की जरूरत नहीं, लिखवा दिया होगा कि जो तरंगाग्र होता है वो आकार पर निर्भर करता है। वो जो हमारा सोर्स है, स्रोत है, उसके आकार पर निर्भर करता है, यानी कि वो जो तरंगदार देने वाला। तो जो हमने, जैसे पानी एकदम साधारण तरीके से एकदम ऐसे है, ठीक है, नॉर्मल, और हमने एक छोटा सा कंचा कोई उठा के मार दिया, तो एक जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ, ठीक है, और फिर हमने उठाया एक ईंट उठा के फेंक के मारा, यानी ऐसे डाल दिया, उसमें जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और एक उठाया बढ़िया मस्त इतना बड़ा पत्थर उठा लिया, उसको उठा के फेंका, अब उनमें जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ, आपने देखा होगा सभी में अलग अलग विक्षोभ उत्पन्न हुआ होगा। आपने जब एक छोटी सी गोली मारी, फेंकी, तो विक्षोभ कम हुआ, ज़्यादा? कम होगा, क्योंकि वो छोटा है तो बहुत नॉर्मल एनर्जी दोगे तो आराम से चला जाएगा। फिर आपने एक ईंट उठा के फेंका, तो उसमें क्या होगा? पहले से ज़्यादा है, पहले से कम होगा? पहले से ज़्यादा विक्षोभ उत्पन्न होगा। लेकिन अगर आपने इतना बड़ा पत्थर उठाया और इसको उठा के से छोड़ दिया, अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा, इसको खाली छोड़ते ही पानी इतना ज़्यादा ऊपर मात्रा में आएगा कि बहुत ज़्यादा विक्षोभ उत्पन्न कर देगा। बात समझे नहीं समझे? इसमें हलचल भी पानी की बहुत तेज होगी। तो हमने बोला जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसका जो मान होता है, यानी विक्षोभ का मान जो होता है, वो किस पर निर्भर करता है? यानी कि सोर्स के आकार पर निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा और कितना छोटा। तो इसको लिख लीजिए, नोट पॉइंट में ये भी लिख लो कि तरंगाग्र का आकार विक्षोभ के स्रोत के आकार पर निर्भर करता है।
विक्षोभ के स्रोत के आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, समझ आ गया भाई? अब अगला हेडिंग डाल दो, गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र। अब यहां पे जो तरंगाग्र उत्पन्न हुई थी वो कैसी उत्पन्न हुई थी? गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न हुई थी, है ना। यहां पे जो हमने तरंगाग्र उत्पन्न की थी वो कैसी थी? गोलीय तरंगाग्र थी। चलो इसमें डेफिनेशन लिखो। गोलीय तरंगाग्र में बेटा लिख लो, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो, बिंदुवत, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो प्राप्त, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो प्राप्त तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो प्राप्त तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। प्राप्त तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए लिखो। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो बेटा इसमें, ठीक है, जल में तरंगे, जल में तरंगे जो कि संकेंद्रीय होती हैं, जल में तरंगे जो कि संकेंद्रीय होती हैं, गोलीय तरंगाग्र होती हैं। जल में तरंगे जो संकेंद्रीय होती हैं। देखो ध्यान से, इसमें केंद्र इनका एक ही है। देखो यहां से विक्षोभ उत्पन्न किया तभी ये तरंगे सारी उत्पन्न होना स्टार्ट हुई थी ना, तो इन सभी के लिए जो केंद्र है वो एक ही तो है। तो ये जो उत्पन्न कर रहा है तरंगाग्र, वो कैसा तरंगाग्र होगा? तो गोलीय तरंगाग्र होगा। कैसा होगा? गोलीय तरंगाग्र होगा। तो गोलीय तरंगाग्र के लिए स्रोत का कैसा होना जरूरी है? बिंदुवत होना जरूरी है। गोलीय तरंगाग्र के लिए स्रोत का कैसा होना जरूरी है? बिंदुवत। बात सबको समझ में आ गई? तो अगर स्रोत हमारा बिंदुवत होगा तो तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय तरंगाग्र होगा। अगर स्रोत हमारा बिंदुवत होगा तो तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय तरंगाग्र होगा। आप छोटा सा एग्जांपल ये लिख सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गोलीय तरंगाग्र का छोटा सा उदाहरण हो गया। अगला हेडिंग डाल दो भाई, बेलना तरंगाग्र। बेलना तरंगाग्र, बेलना तरंगाग्र। इसमें लिखो, यदि प्रकाश स्रोत, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो तरंगाग्र बेलना तरंगाग्र, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो तरंगाग्र बेलना तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, अब ऐसा तो भी बोल सकते हो, रेखीय होने का मतलब क्या हुआ? एक बिंदु सोर्स यहां पर है और एक बिंदु सोर्स यहां पर है। ठीक है, एक बिंदु सोर्स यहां पर है, एक बिंदु सोर्स यहां पर है, तो इनसे जो मिलाकर हम लोग तरंगाग्र बनाएंगे वो कैसा तरंगाग्र प्राप्त होगा? गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। अब फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोच सकते हो कि गोलीय तरंगाग्र को आपने ऐसे देखा होगा, जैसे किसी मौके से प्रकाश आता है सुबह के माहौल में, आपने देखा होगा, तो वहां पे एक पथ बन जाता है ना, वो पथ कैसा प्राप्त होता है? गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास सोर्स कैसा हो? रेखीय हो। सोर्स कैसा हो? रेखीय हो। वो आपका कैसा तरंगाग्र देता है? गोलीय तरंगाग्र, सॉरी बेलनाकार तरंगाग्र देता है। तो सबको समझ में आ गया? बेलनाकार तरंगाग्र समझ में आ गया भाई? अब क्योंकि दो बिंदु सोर्स लेना है मुझे, तो एक बिंदु सोर्स यहाँ पे ले लेंगे, ये हो गया पहला बिंदु सोर्स, है ना, और दूसरा बिंदु सोर्स यहाँ पे ले लेंगे हम। ठीक है, और दोनों को मिला देंगे तो जो तरंगाग्र प्राप्त होगा उसको कौन सा तरंगाग्र बोलेंगे? बेलना तरंगाग्र बोलेंगे। बना लो, ये बेलना तरंगाग्र हो जाएगा आपका। बेटा बाकी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।